आवाज की दुनिया के दोस्तों को हमेशा की तरह मनोहर महाजन का प्यार भरा सुरीला नमस्कार, आदाब। आज यादें मेरे दौर की इस पुस्तक का 10वां अध्याय मैं पेश कर रहा हूं, यानी 10वां चैप्टर। और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको, वैसे तो आप लोग बड़े अच्छे रिएक्शंस दे रहे हैं, मेरा उत्साह डबल हो गया है और उसी की वजह से हर हफ्ते 2 चैप्टर इस किताब के आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं। इजाजत है इस चैप्टर की? जी हाँ, इसका शीर्षक है अमरीश पुरी की आवाज का राज। मंथन, निशांत, भूमिका जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले अमरीश पुरी जब खलनायक के रूप में ख्याति अर्जित कर मोगैम्बो बने, तब बतौर एंकर उनसे मेरी मुलाकात कई फिल्म अवार्ड फंक्शंस में हुई। पर ये मुलाकातें कभी गहरे परिचय का जामा न पहन सकी। उन्हीं दिनों आवाज की दुनिया के शहंशाह और बिनाका गीतमाला के प्रणेता अमीन सयानी साहब का एक नया प्रोग्राम एस कुमार का फिल्मी मुकद्दमा इतना लोकप्रिय हुआ कि इस तर्ज पर अनेक टीवी चैनलों ने कई प्रोग्राम शुरू किए। बहरहाल, इसी प्रोग्राम में अमरीश पुरी साहब रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में पधारे, जहां मैं और अमीन साहब बतौर प्रोग्राम प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। ये 1980-81 के आसपास का दौर था। रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के 2 स्टूडियोज में से एक में अमीन साहब अमरीश पुरी पर फिल्मी मुकदमा चला रहे थे और दूसरे में मैं B.R. चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू के हीरो दीपक पाराशर का इंटरव्यू कर रहा था, क्योंकि रेडियो प्रोग्राम इंसाफ का तराजू के हो रहे थे। मॉडलिंग की दुनिया में, फिल्मी दुनिया में आए दीपक पाराशर की ये पहली फिल्म थी। दीपक के साथ मैं काफी सारे फैशन शोज बतौर एंकर कर चुका था। हम दोनों का परिचय 2 साल पुराना था। बातों बातों में दीपक ने मुझसे पूछा, आवाज में बेस कैसे पैदा किया जाता है? मैंने उससे कहा, आवाज तो कुदरत की देन है। हर इंसान को उसके व्यक्तित्व के हिसाब से भगवान ने आवाज दी है, खुदा ने आवाज दी है। हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अगर आप अपनी आवाज में बेस पैदा करना चाहते हैं तो वो फर्जी होगा, नकली होगा। दीपक अड़ गया कि फिलहाल मैं उसे फर्जी या नकली बेस के बारे में बताऊं, वो कैसे पैदा किया जा सकता है। मैंने उसे बताया कि बोलते समय गले का इस्तेमाल करके आवाज का बेस बढ़ाया जा सकता है, मगर इसके लिए गले को थोड़ा बाईं या दाईं तरफ मोड़ना पड़ता है और इससे आवाज में बेस पैदा हो जाता है। पर आवाज स्वाभाविक नहीं रह जाती और ना ही ज्यादा समय तक उसे बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने में आपके गले की जो नसें हैं, वोकल कॉर्ड्स हैं, उस पर असर पड़ता है और वो जख्मी भी हो सकती हैं। तो उसने कहा, नहीं मुझे एग्जाम्पल करके बताइए। तो मैंने उनसे कहा, देखिए अब मैं अपना बेस बढ़ा रहा हूँ और अभी मेरा जो बेस है नेचुरल है, अब मेरा बेस बढ़ जाएगा। ये आकाशवाणी है, अब फला फला से समाचार सुनिए, हो गया बेस। या ऐसा कहीं, या मगरबी पाकिस्तान, इस तरीके से जो है बेस एक्स्ट्रा जो है बढ़ाया जाता है। दीपक ने इतना सुनने के बाद फिर कहा, मनोहर जी इसकी कोई मिसाल देना हमारी इंडस्ट्री में। उसने फंसाने का इरादा कर लिया था। मेरे मुंह से निकल गया जैसे अमरीश पुरी साहब। मेरा वाक्य अभी पूरा हुआ ही ना था कि अचानक अमीन साहब अमरीश पुरी के साथ मेरे स्टूडियो में दाखिल हुए। मैंने जो कहा था उन्होंने सुन लिया, मुसीबत हो गई। तो मैंने जो कहा था उन्होंने सुन लिया। मैं अपनी बात को कवर कर पाता उसके पहले ही अमरीश पुरी ने अपनी आवाज में दहाड़ते हुए कहा, साबित कीजिए कि मेरी आवाज नेचुरल नहीं है। मुझे लगा जैसे किसी ने हथौड़ा मेरे सिर पर मार दिया हो। मैंने कहा, जी मैंने बात को आई गई करने का बहुत प्रयास किया। अमीन साहब ने भी उनका ध्यान बटाने की बहुत कोशिश की, पर वो टस से मस ना हो। वे अड़ गए कि मैं साबित करूं कि उनकी आवाज नेचुरल नहीं है, ओढ़ी हुई है। उनके इस अड़ियल रवैये का जवाब मैं देना नहीं चाहता था, उनका लिहाज कर रहा था। अमीन साहब की तरफ मेरी नजरें उठी। उन्होंने मेरी नजरों को जैसे पढ़ लिया, और पढ़ते भी क्यों ना, आखिर गुरु
गुरु होता है, उन्होंने आंखों आंखों में मुझे गो अहेड का इशारा कर दिया। मैंने अपना चेहरा अमरीश पुरी साहब की तरफ घुमाया। उनकी चमकती बड़ी बड़ी आंखों में आंखें डालकर मैंने कहना शुरू किया, पुरी साहब, जिन दिनों आप दिल्ली में नाटकों में व्यस्त थे, उन्हीं दिनों मैं भी भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में कार्यरत था। नाटक करने और नाटक देखने के अंतर्गत मैंने बहुत सारे नाटकों में आपको दिल्ली में अभिनय करते देखा। उन नाटकों में आपकी आवाज इतनी बेस वाली नहीं थी और आपकी गर्दन भी ऐसी ट्विस्ट नहीं होती थी, टेढ़ापन नहीं था गर्दन में। पर फिल्मों में आते ही आपकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी हो गई और आपकी आवाज का बेस बढ़ गया। साबित करो कहकर अमरीश पुरी वहीं बैठ गए। अमीन साहब और दीपक की नजरें पुरी साहब पर होती हुई मेरे चेहरे पर टिक गई, जैसे पूछ रही हूं अब क्या। हल्के से आंखें मीचकर मैंने उन्हें आश्वस्त किया और पुरी साहब की तरफ मुखातिब होकर कहा, सर, ऑफिस के पीछे ही ताजमहल होटल है, वहां एक रूम बुक कीजिए और रात को वहीं सोइए। मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा कि आपकी आवाज क्या है। अमीन साहब और दीपक ने उन्हें एक बार फिर अपनी बातों में भरमाने का प्रयास किया, पर नतीजा वही ढाक के 3 पात। वे अडिग बने रहे। तब मैंने उन्हें मराठा साम्राज्य के एक बेहद चतुर बुद्धिमान व्यक्ति नाना फडणवीस की कहानी सुनाई। एक बार एक बहुरूपिया दरबार में आया। वो भारत की हर भाषा विभिन्न स्वर शैलियों में बोलता था। उसने नाना को चुनौती देते हुए कहा, मेरी मातृभाषा और असली आवाज बताएं तो मैं आपको मान जाऊंगा। नाना ने चुनौती को स्वीकार करते हुए उसे राजमहल के एक आलीशान कक्ष में ठहराया। उसकी खूब आवभगत की। रात को जब वो गहरी नींद सो गया तो नाना ने उसके पांव पर उबलता हुआ पानी उड़ेल दिया। उबलता पानी पैर पर पड़ते ही वो पतली सी आवाज में बोला, सूछे सूछे सूछे। नाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तू गुजराती है और तेरी आवाज पतली है, तूने मोटी आवाज ओढ़ी हुई है, बनाई हुई है। इसके फौरन बाद मुझे बढ़ते हुए क्रम में हंसी की आवाज सुनाई दी, जो फिर ठहाके में बदल गई। ये पुरी साहब की हंसी और ठहाका थी। उन्होंने स्वीकार किया कि फिल्मों के आने के बाद उन्हें जब ज्यादातर खलनायक के रोल मिलने लगे तो उन्होंने अपनी आवाज में थोड़ा परिवर्तन किया और बाद में ये आवाज उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा बन गई। अमरीश पुरी की इस हामी ने मेरी नजरों में उनकी कीमत और बढ़ा दी। इसका थोड़ा सा फायदा मुझे भी हुआ। अमीन सयानी साहब और दीपक पाराशर की नजरों में मेरी कीमत थोड़ी सी बढ़ गई। कैसी लगी आपको कहानी, मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता रहेगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।